संसद में भी केजरीवाल, तभी दिल्ली होगी और खुशहाल। आज से 12 साल पहले आम आदमी पार्टी बनी थी और लगभग 10-11 साल पहले दिल्ली के लोगों ने ढेर सारा प्यार देके, विश्वास करके हम लोगों को भारी बहुमत देके जिताया था। आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई थी। हम बहुत छोटे लोग हैं, मामूली लोग हैं, लेकिन दिल्ली के लोगों ने जितना प्यार और विश्वास हमें दिया है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। मैंने हमेशा कहा है कि मैं दिल्ली के लोगों का हमेशा एहसानमंद रहूंगा कि इस छोटे से आदमी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देके इतनी बड़ी कुर्सी पे बिठा दिया। 7 जन्म तक भी दिल्ली वालों की सेवा करता रहूं तो उनके एहसान नहीं चुका सकता मैंने भी पूरी कोशिश की है, कभी भी अपने आप को मुख्यमंत्री नहीं समझा। मैंने पूरी कोशिश की है दिल्ली के हर परिवार का बेटा बनके, हर परिवार का हिस्सा बनके, हर परिवार का, दिल्ली में 2 करोड़ 2.5 करोड़ लोग रहते हैं, हर परिवार का हिस्सा बनके उनके परिवार की मुश्किलों को दूर करने की कोशिश की है, हर परिवार का सहारा बनने की कोशिश की है। दिल्ली में किसी भी परिवार में कोई बीमार होता है तो तकलीफ यहां होती है। मैं अभी देख रहा था 2 दिन पहले, एक टीवी चैनल वाला एक बूढ़ी महिला से पूछ रहा था और वो बूढ़ी महिला कह रही थी कि केजरीवाल की वजह से मेरी जान बच गई। उसने पूछा कैसे? वो अम्मा बोली मेरी बाईपास सर्जरी हुई है, 8 लाख रुपए का खर्चा था, मेरा बेटा 10-15 हजार रुपए महीना भी नहीं कमाता, वो तो नहीं भुगत सकता था। केजरीवाल के अस्पताल में मेरा सारा इलाज मुफ्त हो गया, एक पैसा नहीं देना पड़ा। आज मैं जिंदा हूं तो केवल केजरीवाल की वजह से जिंदा हूं। मैं उस अम्मा को कहना चाहता हूं कि मां, आपने हमें बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है। आज मैं जहां पे हूं आप ही की वजह से हूं, तो जो कुछ भी कर रहा हूं ये मेरा फर्ज है। हर दिल्ली वाले के परिवार को मैं किस तरह से मदद करूं, किस तरह से उनके परिवार की मुश्किलों को दूर करूं, ये मेरी कोशिश रहती है। दिल्ली के हर बच्चे को मेरी कोशिश है कि जैसी पढ़ाई मेरे बच्चों को मिली, जैसी अच्छी पढ़ाई मेरे बच्चों को मिली, इस देश ने मेरे बच्चों को अच्छी पढ़ाई दी, वैसी ही अच्छी पढ़ाई हर बच्चे को मिलनी चाहिए। मेरी कोशिश है कि जैसा इलाज मेरे को मिलता है जब मैं बीमार होता हूं, मेरे को भगवान ने बहुत कुछ दिया है, जैसा इलाज मेरे को मिलता है ऐसा इलाज मेरे दिल्ली के हर गरीब से गरीब आदमी को भी मिलना चाहिए। पैसे की कमी की वजह से कोई भी वो नहीं रहना चाहिए। आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली मिलती है। पूरे देश में केवल 2 स्टेट हैं जहां 24 घंटे बिजली आती है, केवल दिल्ली और पंजाब। बाकी किसी स्टेट में 24 घंटे लंबे लंबे पावर कट लगते हैं। इंडस्ट्री को बिजली नहीं मिलती, कॉमर्शियल वालों को बिजली नहीं मिलती, घरों को बिजली 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगते हैं पूरे देश में। केवल दिल्ली और पंजाब में पूरी बिजली आती है। आज दिल्ली और पंजाब 2 स्टेट केवल ऐसे हैं जहां पे आपको फ्री बिजली मिलती है। बाकी पूरे देश में इतनी महंगी बिजली, कईयों की तो पूरी तनख्वाह निकल जाती है बिजली के बिल देने में। बहुत काम किए। ये जो पर्चा अभी लॉन्च किया, ये पर्चा अब घर घर बांटने जाएंगे हमारे कार्यकर्ता, इसमें सारे काम लिखे हैं। लेकिन जब मैं ये काम कर रहा था तो ये बीजेपी वाले, एलजी साहब और केंद्र सरकार आपके सारे काम रोकने की कोशिश करते हैं। हर काम जो मैं आपके लिए अच्छा करने की कोशिश करता हूं, हर काम ये लोग रोकने की कोशिश करते हैं। क्यों? ये लोग नफरत करते हैं आपसे। ये दिल्ली के 2 करोड़ लोगों से नफरत करते हैं, और नफरत इसलिए करते हैं क्योंकि आपने इतनी जुर्रत की कि आपने 3 बार दिल्ली के एक छोटे से आदमी को, एक मामूली आदमी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया। यह आपका कसूर है। आप लोगों ने 3 बार एक मामूली आदमी को दिल्ली की कुर्सी पे क्यों बिठा दिया? इसलिए बीजेपी वाले, एलजी और केंद्र सरकार आपसे नफरत करते हैं, बदला निकाल रहे हैं वो।
याद करो, आज से 6-7 साल पहले जब मैं दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक बना रहा था, उस समय एमसीडी के अंदर बीजेपी की सरकार थी। मेरे बने बनाए मोहल्ला क्लिनिक बुलडोजर भेज के इन्होंने तोड़ दिए दिल्ली के अंदर। सरकारी मोहल्ला क्लिनिक, सरकारी मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली सरकार ने बनाए। एमसीडी में बीजेपी की सरकार थी, एमसीडी वालों ने बुलडोजर भेज के दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक तोड़ दिए। इतने गंदे लोग कौन हो सकते हैं? जब मैं दिल्ली में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगा रहा था, आज फक्र है हर दिल्ली वाले को। पूरी दुनिया में, ये मैं नहीं कह रहा, फोर्ब्स मैगजीन, इंटरनेशनल मैगजीन ने 2021 में बोला है कि पूरे दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरे की डेंसिटी दिल्ली के अंदर है। 5 साल के अंदर दिल्ली में सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए हमने। जब मैं सीसीटीवी कैमरे मैंने लगाने चालू किए तो एलजी साहब ने फाइल रोक दी, मेरे को सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाने दिए। तब मैं, गोपाल राय, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन एलजी साहब के घर के अंदर घुस के उनके कमरे में 10 दिन तक हमने धरना दिया था, याद करो। तब उस टाइम इन्होंने कैमरे लगाने की फाइल पास की थी। हम घर घर राशन देना चाहते थे, इन्होंने राशन की फाइल रोक ली। पिछले साल 2 महीने तक दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की बिजली काट दी इन लोगों ने। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक के किराया रोक दिया इन लोगों ने। दिल्ली के सारे मोहल्ला क्लिनिक की दवाइयां बंद कर दी इन्होंने, एलजी साहब ने, केंद्र सरकार ने और इन्होंने मिलकर। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक के टेस्ट बंद कर दिए इन लोगों ने। इतना निर्दयी कौन हो सकता है जो गरीबों का इलाज बंद कर दे? इतनी नफरत क्यों है? इतना निर्दयी कौन हो सकता है? इन्होंने योगा बंद कर दिया। 17,000 लोगों के लिए मैंने योगा चालू किया था दिल्ली में, फ्री योगा टीचर भेजता था, इन्होंने योगा बंद कर दिया। हमारी एक स्कीम थी फरिश्ते, उसमें दिल्ली में अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसका बड़े से बड़े, महंगे से महंगे प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराते थे, सारा इलाज मुफ्त होता था। 23,000 लोगों की मैंने जान बचाई थी फरिश्ते से। एलजी साहब ने फरिश्ते स्कीम बंद कर दी। सुप्रीम कोर्ट गया मैं, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेके आया, दोबारा चालू कराई मैंने फरिश्ते स्कीम। आपका एक भी काम मैंने बंद नहीं होने दिया। इन्होंने बंद की, पिछले साल दवाइयां बंद की, मैंने लड़ लड़ के इनसे दोबारा चालू कराई। पिछले साल इन्होंने टेस्ट बंद किए, मैंने लड़ लड़ के दोबारा इनसे चालू कराए। मैं ये पूछना चाहता हूं, आपने 7 एमपी बनाए थे, वो 7 एमपी कहां थे जब आपकी दवाइयां बंद की जा रही थी, जब आपकी पढ़ाई बंद की जा रही थी, जब आपके योगा बंद किया जा रहा था, जब आपके अस्पतालों की दवाइयां? कहां थे ये 7 एमपी? ये तालियां बजा रहे थे। ये ताली, जब आपके घर में कोई बीमार होता है ये एमपी ताली बजाते हैं, बड़ी खुशी मनाते हैं, पार्टी मनाते हैं, दिल्ली वाले बीमार पड़ गए। जब आपके बच्चों की पढ़ाई रुकते हैं ये एमपी तालियां बजाते हैं, खुशियां मनाते हैं, पार्टी करते हैं। जब आपके बच्चे तरसते हैं किसी चीज के लिए, जब आपके घर के लोग तरसते हैं किसी चीज, ये एमपी ताली बजाते हैं। ऐसे लोगों को हमने पाल रखा है, दूध पिला रहे हैं हम ऐसे लोगों को। क्यों? जब संसद के अंदर ऑर्डिनेंस पास किया जा रहा था, दिल्ली के लोगों का हक छीना जा रहा था, कहां थे ये 7 एमपी? ये 7 एमपी तालियां बजा रहे थे। एलजी के पास जा जाके ये 7 एमपी आपके काम रुकवाते हैं। क्यों देते हैं हम ऐसे लोगों को वोट? कल मैंने बिजली सब्सिडी पास की है कैबिनेट में, मैं आपको बता नहीं सकता कितना लड़ना पड़ा है मेरे को। ये चाहते हैं, मैं ये कहता हूं भाई हम अच्छे काम कर रहे हैं, तुम भी करो। हमने दिल्ली में 24 घंटे बिजली कर दी, तुम क्यों नहीं करते? तुम भी करो, यूपी में करो, मध्य प्रदेश में करो, जहां जहां, राजस्थान में करो, जहां जहां तुम्हारी सरकार है तुम करो, गुजरात में करो। हमने बिजली मुफ्त कर दी, तुम भी करो। कह रहे ना हम तो नहीं करेंगे, तेरे को भी नहीं करने देंगे। बड़ी मुश्किल से, मैं बता नहीं सकता दिल्ली वालों मैंने कितनी मुश्किल से तुम्हारी बिजली सब्सिडी पास कराई है। अगले 1 साल के लिए अब आपको बिजली फ्री मिलती रहेगी। आज मैं अकेला लड़ रहा हूं इन लोगों से, एलजी से अकेला लड़ रहा हूं, बीजेपी वालों से अकेला लड़ रहा हूं, इन 7 सांसदों से अकेला लड़ रहा हूं, केंद्र सरकार से अकेला लड़ रहा हूं। आप मेरे को बेटा मानते हो, आपने मेरे को बेटा बोला है। अगर आपने मेरे को बेटा बोला है तो अपने बेटे को अकेला तो नहीं छोड़ोगे इस तरह। आज मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं,
कि अपने बेटे को मजबूत करो। आपने मेरे को 70 में से एक बार 67 सीट दी, मेरे को मजबूत किया। दूसरी बात, 70 में से 62 सीट दी, मेरे हाथ मजबूत किए विधानसभा के अंदर। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं। आज ये जो मैं इनसे लड़ पा रहा हूं थोड़ा बहुत, ये इसी वजह से लड़ पा रहा हूं। जो भी थोड़े बहुत काम कर पा रहा हूं, इसी वजह से काम कर पा रहा हूं, क्योंकि आपने इतना भारी बहुमत दिया था। अगर आपने 70 में से 40 सीट दी होती, ये बीजेपी वाले सरकार तोड़ देते, गिरा देते, खरीद लेते, डरा देते मेरे एमएलए को। ये तो आपकी दुआ है, आपकी कृपा है, आपका आशीर्वाद है, आपका प्यार है कि आपने 70 में से 62 सीट दी। इसी तरह से जैसे आपने विधानसभा में मेरे हाथ मजबूत किए, अब संसद में मेरे हाथ मजबूत कर दो। संसद में मेरे को 7 एमपी दे दो, जो इंडिया गठबंधन के हैं 7 एमपी दे दो। ये 7 एमपी मेरे 7 बड़े बड़े हाथ बन के काम करेंगे। अगली बार एलजी काम रोकेगा, ये 7 काम करा के लाएंगे। अगली बार अगर केंद्र सरकार काम रोकेगी, ये 7 काम रोक के काम करवा के लाएंगे। अगली बार संसद के अंदर आपके हक मारे जाएंगे, ये 7 एमपी संसद में उठ के आपकी आवाज बनेंगे। मैं आज आपसे यही मांगने के लिए आया हूं, ये 7 एमपी अगर हमारे आ गए तो आपके बेटे के हाथ मजबूत होंगे, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आपके काम रोक पाए। और ये तो कहते हुए घूम रहे हैं चारों तरफ, हमारी 370 आ रही है, हमारी 370 आ रही है, हमें नहीं चाहिए दिल्ली वाले। आपकी जरूरत ही नहीं इनको। खुलेआम कह रहे हैं 370 आ रही है, हमारी 370 आ रही है। इनको दिल्ली वालों के वोट चाहिए ही नहीं, इनको दिल्ली के सांसद चाहिए ही नहीं। मेरे को चाहिए आप, मेरे को आपकी जरूरत है, मेरे को दिल्ली वालों की जरूरत है, मेरे को दिल्ली वाले चाहिए, मेरे को दिल्ली के 2.5 करोड़ लोग चाहिए। मेरे को उनसे प्यार है, मैं दिल्ली वालों से प्यार करता हूं, ये आपसे नफरत करते हैं। मेरे को दे दो, मेरा एक एक वॉलंटियर, मैं आपके घर घर आऊंगा वोट मांगने के लिए। ये नहीं आएंगे, इनको नहीं चाहिए। अहंकार हो गया इनको, बहुत अहंकार है। जिसको वोट चाहिए उसको दो ना, जिसको वोट नहीं चाहिए उसको वोट क्यों दे रहे हो। और अभी महिलाओं के लिए मैंने ऐलान किया है 1000 रुपए। मैं देख रहा था टीवी चैनल पे, महिलाएं बड़ी खुश हैं। हर टीवी चैनल वाला सड़क पे जाके पूछ रहा, महिलाएं बड़ी खुश हैं। पर हर महिला कह रही अच्छा, यकीन नहीं हो रहा महिलाओं को। अच्छा होगा क्या, होगा क्या, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा भी हो सकता है क्या। मैं सारी माँ बहनों को कहना चाहता हूं, पिछले 10 साल में ऐसे ऐसे काम हुए हैं जो कभी सोचे ही नहीं थे। कभी जिंदगी में सोचा था बिजली मुफ्त भी आ सकती है, पूरी दुनिया में कभी नहीं हुआ। बिजली मुफ्त भी आ सकती है और 24 घंटे भी आ सकती है। अरे केजरीवाल है, केजरीवाल के टाइम में पता नहीं क्या क्या अभी और चमत्कार होने बाकी हैं। मैं सारी महिलाओं को बोल रहा हूं, मैं हूं, आपको 1000 रुपए दिला के रहूंगा। बजट में पास हो गया, ये कोई मैं ऐलान नहीं कर रहा, बजट में पास करके आया हूं, विधानसभा में पास हो गया, ये चालू होगा। बस आप मेरे को आशीर्वाद दे देना। आपसे मैं बदले में यही मांग रहा हूं, मेरे को 7 एमपी जिता दो ताकि मेरे को और ताकत मिले। दूसरी चीज, आप 7 बीजेपी के एमपी जिता देते हो, आपको क्या मिलता है। केवल और केवल आपके काम रोकने का काम करते हैं और कुछ नहीं करते। ये व्यापारियों को इतनी तकलीफें हुई हैं पिछले 10 साल में। एक बार व्यापारियों से मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली के कभी एक भी सांसद ने आपकी आवाज उठाई। हिम्मत ही नहीं है, किसी बीजेपी के एमपी की हिम्मत ही नहीं है जो आपकी आवाज उठा दे। तुरंत उसको 2 ऊपर से डंडा मारेंगे ये लोग की, खबरदार तूने जो बीजेपी के खिलाफ बोला। मैं आपकी आवाज बनूंगा, हमारे 7 एमपी आपकी आवाज बनेंगे। दिल्ली के अंदर डीडीए है, हमारी चलती नहीं डीडीए पे। 7 एमपी दोगे तो आपकी आवाज उठाएंगे, डीडीए में आपके काम करा के लाएंगे। दिल्ली पुलिस इनके अंडर में है, 7 एमपी आप हमें दोगे, दिल्ली पुलिस में आपके सारे काम करा के लाएंगे। दिल्ली में इतनी सारी केंद्र सरकार की संस्थाएं हैं, किसी में आपकी आवाज नहीं है, दिल्ली वालों की आवाज नहीं है। इन सारी जगहों के ऊपर ये दिल्ली के एमपी आपकी आवाज बनेंगे। तो अब हमारे अगले महीने 2 महीने में जब भी चुनाव होता है, तब तक हमारे कार्यकर्ता एक एक घर में जाएंगे। 2 या 3 बार पूरी दिल्ली का राउंड लगाया जाएगा। आके आपके पैर छुएंगे, हाथ जोड़ेंगे, विनती करेंगे, अपील करेंगे, आपसे प्रार्थना करेंगे और आपसे वोट मांगेंगे। इनको वोट नहीं चाहिए, मेरे को आपका आशीर्वाद चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।
धन्यवाद सर। और आप सभी लोगों को भी यहाँ पर आने के लिए आप सबों को बहुत बहुत दिल से बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। अब दिल्ली में कैंपेन लॉन्च होगी, संसद में भी केजरीवाल तो दिल्ली होगी और खुशहाल। इसी कैंपेन के साथ दिल्ली के एक एक घर में जाएंगे, सभी जनता से आशीर्वाद लेंगे और इस बार संसद में केजरीवाल जी के सांसद पहुंचेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी बात की गारंटी नहीं है ना फ्यूचर जनरली के लॉन्ग टर्म इनकम प्लान की। मतलब ये कि अगर तूने अगले 10 इयर्स तक हर साल 5 लाख रुपीस पे किए तो 30 इयर्स में तुझे मिलेंगे अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ एंड 61 लाख रुपीस। आप भी नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और अपना फ्यूचर सिक्योर कीजिए। Do you believe that has now pushed Mr. Modi onto another level even compared to 2014 and 19, because now it's Ram, it's Labharti and it's Hindutva? No, I don't think Ram Mandir thing is going to add a great deal of new vote to BJP. If it certainly has enthused the BJP rank and file, it has given something to chat and feel good about to the voters, but I do not see this event of Ram Mandir bringing them new votes. If there is anything, it has certainly consolidated their vote. The vote is again, the vote this time is definitely for the Mr. Modi or against him. It's not about Ram Mandir. No, what is the BJP's USP in 2024? Is it Ram, is it Modi, or is it Viksit Bharat? It's Modi. And Ram, Viksit Bharat, Labharti, Hindutva, everything is now subservient to this brand Modi. What is brand Modi? What is this secret sauce? Because you worked with him. What is the secret sauce of this brand Modi? How is brand Modi in 2024 different to the brand Modi that you worked with in 2014? Well, Mr. Modi's strength is that he evolves, and his whole agenda also evolves every 5 years. So in 2002, he was the Hindu Hriday Samrat. By 2007, he became this able administrator who could bring development to Gujarat. By 2014, he evolved as somebody who can change India. By 2019, he evolved as somebody who can bring great pride and courage and conviction in the story of India. By 2024, he is being positioned as somebody who has brought Ram back to this country. That is how he has evolved, and everything what they do is subservient to this evolution. So the cult of Modi now is even bigger than that of the BJP. People are voting for Modi, not the BJP. Definitely, no, goes without saying. I'm not saying they are not voting for BJP, but I'm saying a bulk of the vote that is coming their way, Modi is the major decisive factor. But how will is the delta. How will you respond to those who will say that? You go to the field and many contesting MPs would concede this, that but for Modi they would find it very difficult to win with the same track record, with same Hindutva, with same Ram Mandir euphoria, with same Labharti model. Just remove Modi, many MP candidates of BJP would find it difficult to win. Because in 2019, interestingly, CSDS post-poll survey showed that 1 in every 3 people who had voted for the BJP had voted because they said they wanted to vote for Mr. Modi. Yeah. So in a sense, without Mr. Modi, the BJP is not the dominant force, you're saying. It's like imagining Congress in 1980 without Indira Gandhi. You're saying Mr. Modi today is in the same space that Mrs. Indira Gandhi was in 1980. He is Indira Gandhi of BJP.
He's the Indira Gandhi BJP. You're giving me a nice one-liner. Yeah, but politically speaking, Sure. his ability to catch vote is not necessarily dependent on ideology or organization or the candidate. People are straight voting the way they voted for Indira Gandhi. People are straight voting for Mr. Modi. No, but since you use the Indira Gandhi analogy, let me take that forward. Many will say that Mr. Modi has redrawn the way elections are fought. By, I know, see, my comparison would not be liked by both sides, but sure. I'm just making Sure. this comparison purely on this aspect of people voting directly for Indira Gandhi, same way people are voting directly Sure, for Mr. but there Modi. will be those who will say that the BJP is now, or Mr. Modi is drawing on a mix of state power, of media power and religion to overpower the opposition. So the opposition has no space in India to compete anymore. See, any leader who builds that kind of brand would have some ideological backing to his or her positioning. Indira Gandhi was also seen as Indira is India, India is Indira. She had this charisma and the control over state machinery, as we call it, in totality, be it judiciary, election commission, media, all together. So it's not that this is the first time we are seeing something of that in India. It has happened before. In between, we have seen a coalition government where this absolute control has probably gone a little down. And also, as a society, we have evolved. Those systems are a little bit more robust than what it used to be, say, in 70s or 80s. But we have seen the abuse of power by those who have run this country, whether it was 356, using or misusing election commission and media. It's not a new phenomena per se. The extent or the degree could vary depending on who you are, and who is analyzing the situation could choose to say, no, the earlier one was bad, but not this bad. But as a society, as a country, we have seen it. No, the reason I'm asking you this is today opposition leaders are blaming EVMs, want us to go back to ballot papers. Others are saying the enforcement directorate is simply targeting opposition leaders. Institutions like the election commission have been captured. A defeatist mentality or a sense of victimhood has gripped the opposition, that everybody, sab hamare khilaf ho gaye hain. The system is against us today. I doubt. You don't agree with that? No, I don't agree. If that is the case, I heard Rahul Gandhi saying that free media, make media free, ED, CBI free, election commission free, and I will win. Yes. Somebody need to just ask a commonsensical question that in 2014 you were in the power. Media was very much under you. Election commission, judiciary, and entire system was under you. How did you came to 45? They argue the BJP and Mr. Modi have misused these powers that you have. They have misused state power. Rajdeep, stick to that logic, that if Congress party is losing only because of ED, CBI, election machinery and media, etc., then how did they lose in 2014? Just tell me that. So I'm saying, if you lose, whoever is in power, definitely they will use and would have some strategic advantage because they have control, they have more resource. But these advantages were with you when you were in power. Still you were defeated. And BJP with all these powers, it's not that they are not losing elections. They have lost many elections in last 5 years. No, Prashant, the reason today, interestingly, Mallikarjun Kharge, the Congress president, has gone to the extent of saying if Mr. Modi wins, this could be India's last free and fair election. Well, I'm not one of those who believe, and I could be wrong, but for many years now I have been telling this, because he's not the first one. Many people have raised this issue. Arvind Kejriwal has said this many times. Other leaders have also said this. Many commentators also believe, and they say this in private also. I don't think I'm one of those who believe that Mr. Modi can completely hijack the whole system here, change the constitution, will become a dictator, and India would have no longer a democratic setup. I think we are underestimating the might and the wisdom of the common people here. Nobody, no matter how strong that individual or party is, nobody can steamroll India and 1.3 billion Indians. Indians are pretty smart. They know where to give power and where to put the brake. You have seen in last 5 years, the same Mr. Modi has not been able to win states as easily as he used to do, say, between 2014 and 2019. And if you go to villages, and I know you travel, Rajdeep, a lot, you would hear many common people saying, अरे सब पावर एक ही के हाथ में थोड़ी देना है. आप उससे जब पूछते हो कि भाई लोकसभा और विधानसभा में अलग अलग क्यों देते हो,
आप विधानसभा में कर्नाटक में कांग्रेस को जिता रहे हो, लोकसभा में कह रहे हो मोदी को दूंगा, तो बोले नहीं, एक ही आदमी के हाथ में सबको पावर नहीं देना है. Common people have this understanding. Is that a trend that therefore is here to stay? That the same voter who may have voted, let's say in Karnataka 6 months ago for Siddaramaiah, may well vote for Mr. Modi in the general election. Same voter who may have voted for Mamata Banerjee in Bengal 2-3 years ago may well vote for Mr. Modi. We are seeing very distinct changes between Vidhan Sabha and Lok Sabha, and they can only grow in the future. Well, this could be argued both ways. I have been telling this, that if you want to challenge BJP, this one data point should give you a lot of strength and courage and hope. Is that Mr. Modi's ability to fetch vote for himself versus his ability to get vote for his colleagues or his party. If you look at data from 2014 till now, between 2014 to 2019, the BJP's underperformance in assembly elections was roughly around 3 percentage point. That means in Vidhan Sabha only 3 percentage point BJP vote share was 3 percentage point lower than the Lok Sabha. Between 2014 to 2019, now the underperformance in Vidhan Sabha for BJP is close to 9 to 10 percentage point, 10 percentage point. So that means there are less, and this is the declining ability of Mr. Modi to transfer vote. The double engine model is therefore not working as effectively when it comes to state elections. No, when Mr. Modi is not on the ticket, the BJP it is that much more difficult. I wouldn't say it is not working, but I'm saying it is that much more difficult for Mr. Modi to continue getting vote for his party colleagues or his state governments who in eyes of people may or may not have delivered. Because one other major trend that earlier between 2000 to 2019, whoever Mr. Modi wanted, he said vote for him, I will deliver, then people voted. Sure. But if the state governments have not delivered, people are not taking Mr. Modi's word as gospel truth and voting for them. They are still giving it to him, but in the state elections, they are voting very differently. So that's one big difference between 2014-19 and 2019 to 24. The other trend which one notices is North versus South. We mentioned how North and West, the BJP's 80 to 90% seats, or they dominated 90% of the seats in Western and Northern India, Hindi heartland in particular. On the other hand, in the South and the East also, the BJP has found it much more difficult. Is that a trend also which you believe is here to stay? No, I cannot say we're here to stay, but it's very clear. It's not only North and South. East, I always say that East and South, roughly about 220 seats, starting from Bihar. Don't count Bihar in North. In Bihar, BJP's vote share is never crossed 25%. Last time they have won only 17 MPs. So if you take Bihar, Bengal, Odisha, Telangana, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala, these 220 seats, BJP gets only about 45 seats, despite their success in Bihar, despite their success in Bengal, despite their doing better in Odisha. But what is happening is because they are completely sweeping North and West, these 200 seats or 180 seats which are anti-BJP member parliaments, they are of no use. And hence, if Congress plus these 3-4 key anti-BJP formations, if they are able to win even 100 seats in West and North, the game will change overnight. Because then these 200 MPs who anyway are winning as non-BJP MPs, they come into play. But you would agree that at the moment it looks extremely unlikely that the opposition can win these 100 seats in West and North. It's very difficult. Very difficult. It's very difficult. Impossible? And more, I wouldn't say impossible, but more worrying sign is that BJP knows this data as much as you and I know. Probably they know more than us. And hence you see the BJP's effort and their organizational focus is completely on East and South. Look at the number of trips Mr. Modi has done to Tamil Nadu and Kerala compared to, say, Madhya Pradesh or Rajasthan. In outside election time, all his visits are to Tamil Nadu, to Kerala. Look at the effort Amit Shah puts in building Telangana and Bengal. People are not paying attention. In Telangana, BJP got 14% vote. That's a very good launching pad for a party like BJP to take on Telangana. Similarly, in Tamil Nadu, I see BJP getting into double-digit vote share this time. Make no mistake, they will, anything between 7 to 12, 15% vote is possible for BJP in Tamil Nadu. In Kerala, they are already there in around 10% vote. So while BJP is investing in their weak areas, opposition is not able to hold either their strong areas or get into the new areas where they need to work on. So I don't see
any party, whether it's SP or say NCP or RJD or Congress, which is the biggest party in the north and west, investing in rebuilding, re-energizing, taking a new approach to rebuild their party in these states. You know, you've given us a nice broad national picture, but I for a moment want to look at your home state, since that's the one you've been traveling through extensively over the last 15 months, your Jan Suraj experience. As you travel, do you see a mood for change among voters? Do you believe that voters in a state like Bihar also want change, want a better life? Because one of the other distinctions between India is the India which is growing at a much faster rate, mainly Peninsula India, and an India which is growing at extremely slow rates, still has high rates of joblessness. Are these real issues before the people that lead them to believe they want political change? Rajdeep, it's a common sense. Who doesn't want a better life? It's a question of what defines better life for you. These states like Bihar, the aspirations have been crushed so low that getting 5 kg free ration is fulfilling of the aspiration. Getting 500 rupees pension is an fulfilling of an aspiration. Maybe in Karnataka you have to pay 2,500. But to say that fundamentally people in Bihar doesn't want good life is, I think, is a very derogatory statement to make. Whether it's for Bihar or UP or Odisha, you have to be in their shoes to understand what their life is, how difficult the life is. You are talking about better education, GDP, growth, this, that. People are not getting to eat. People are not, they don't have house. In Bihar, for example, the old age pension is 400 rupees. Just imagine sitting in Delhi. In 400 rupees, the poor woman or a man has to live whole month. His eating,